नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर एक ट्रेंड कर रहा है, इंश्योर ओबीसी कोटा इन नीट। नीट मतलब होता है, जो आप एमबीबीएस की तैयारी करते हैं या एमबीबीएस आपको डॉक्टर बनना है या एमडी करना है तो आपको नीट के जरिए क्वालिफाई करना होता है। अगर एमबीबीएस करेंगे तभी एमडी करेंगे। 10,000 अब तक के जो आंकड़े हैं, मतलब जो जानकारी में है कि 10,000 जो एमबीबीएस की सीटें हैं वो जनरल कैटेगरी को ट्रांसफर कर दिए गए, जो ओबीसी कैटेगरी के थे, रिजर्व कैटेगरी की सीट थी। मेरे साथ डॉक्टर सोनू हैं जो विस्तार से बताएंगे, और सानी जी हैं जो ओबीसी आयोग में हैं, जो ओबीसी के अध्यक्ष हैं, उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं। ओबीसी आयोग ने सवाल भी पूछा था स्वास्थ्य मंत्री से, तो उस पर डिटेल भी बताएंगे कि वो पूरी जानकारी क्या है। डॉक्टर साहब आपके पास अच्छा माफ कीजिएगा, नवीन सर मेरे साथ हैं, एक पत्रकार के तौर पे आप जानते ही हैं इनको सब लोग, और इन्होंने आर्टिकल 19 एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है और उस पर आप जाइए, चूंकि सरोकार की खबरें आपको वहां मिलेंगी, तो उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो पढ़ा लिखा तबका है ओबीसी का और ये जो सरकार है वर्तमान में, उसमें कितना कंट्राडिक्शन है, और क्या ये जो सरकार चल रही है वो आरक्षण के पक्ष में कहीं से दिख रही है, क्योंकि एक बड़ा जो डिबेट है वो चल रहा है, उस पर ही बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो 10,000 सीट जो है जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, ये कितने कब से कब का है जिसको जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिया गया है? देखिए शंभू जी, हम जाते हैं थोड़ा सा पहले क्या था, यही नीट पीजी का एग्जाम ऑल इंडिया के नाम से होता था। तो उस समय क्या था, हमें 27% केंद्रीय स्तर पर आरक्षण लागू नहीं था, तो मिलता नहीं था ओबीसी को। 2006 में जब ओबीसी का केंद्रीय स्तर पर आरक्षण लागू हुआ, अर्जुन सिंह ने किया, तो उसके बाद चरणबद्ध तरीके से आईआईटी में लागू कर दिया गया। लेकिन नीट पीजी में, नीट यूजी में और ऑल इंडिया पीवीटी जो था, जिसमें पहले नहीं था 2005 के पहले, उसके बाद भी आज तक लागू नहीं किया गया। ये तो अभी मसला केवल नीट पीजी का चल रहा है, लेकिन नीट यूजी जिसमें एमबीबीएस की सीटें मिलती हैं, लगभग 8,000 सीटों में से ओबीसी को 82 सीट केंद्रीय स्तर पर मिलती है। सोचिए 27% क्या 2% या 3% के आसपास सीटें हैं। और इसी तरीके से एआईपीबीटी जो वेटनरी टेस्ट होता है, जिसमें पशु चिकित्सक बनते हैं, सेम वही कंडीशन है। और ऑल इंडिया पीजी का तो आप देख ही रहे हैं, हर साल, ये बात एक साल की नहीं है, हर साल लगभग हमें 3,000 सीटों का घाटा ओबीसी को हो रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया में 50% सीटें चली जाती हैं। जैसे स्टेट में मान लीजिए केजीएमसी है, 100 सीटें पीजी की हैं, तो 50 सीटें जो है ऑल इंडिया भरता है। उस 50 सीटों में 27% रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो अल्टीमेटली मिलाकर के हमारा जो रिजर्वेशन हुआ 12.5% हुआ। इस वजह से हमें हर साल सीटों का नुकसान हुआ है। 3 सालों में लगभग 10,000 से ज्यादा सीटें हमारी चली गई हैं, और हर जगह लागू है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है जो हाई कोर्ट ये कावड़ ढोने वाले लोग क्यों चाहते हैं डॉक्टर क्यों बने? ये डॉक्टर कौन बन जाते हैं? जो कावड़ वालों के लिए जो फूल सजाते हैं, केला उला सजाते हैं, वो लोग डॉक्टर, कौन लोग डॉक्टर बनते हैं? ये 10,000 जो ओबीसी का कोटा खत्म होता है वो। देखिए क्या है, इसमें से हर एक वर्ग में कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ समाज सुधारक हैं, और कुछ वर्ग ऐसा है जिसे अभी तक समझाया नहीं जा सका। कांवड़ ढोने वाले लोग भी अपने हैं, उन्हें समझाना है। लेकिन हमारे में ही ओबीसी में जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो फाइट कर रहा है, सभी चीजों को समझ रहा है, लेकिन उनकी संख्या क्या है, कम है। अभी मेडिकल की सीटें ज्यादा होती तो हमारे फील्ड में भी अब तक लागू हो चुका होता। क्योंकि डॉक्टर 10,000 से 15,000 बनते हैं, इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी सरकार को कोई फर्क आज तक नहीं पड़ा। जबकि अन्य एग्जाम सभी केंद्रीय स्तर पर लागू कर दिया गया, सिर्फ पीएमटी को छोड़ करके। डॉक्टर साहब डिफेंड करें, मैं बता रहा हूँ, जब आप कांवर में जल चढ़ाने जा रहे होते हैं तब लोग जो इस देश का जो पढ़ा लिखा है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज और अपने बच्चों को एग्जाम दिलवा रहा होता है डॉक्टर बनाने के लिए। आप लिख लीजिए इस बात को, क्योंकि इसका संबंध है। इस बार तो खैर लॉकडाउन है, जब कांवर यात्रा शुरू होता है ना श्रावण में, तो कॉलेज में दाखिला शुरू होता है, सारे स्टेट वाइज रिजल्ट आते हैं। सानी जी है मेरे साथ। सानी जी, आप लोगों ने आयोग की तरफ से चिट्ठी भी भेजी थी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी को, क्या रिप्लाई आया था और क्या अपडेट है उस मामले में? ये पिछले 2-3 महीने पहले जे करुणानिधि चेन्नई के हैं, उनका एक कंप्लेन आया था कि एमबीबीएस और पीजी में जो 15% जो सीट है स्टेट कोटा का और 50% सीट जो है पीजी का ऑल इंडिया कोटा में केंद्र सरकार तो ले लेती है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, जैसे एमबीबीएस का 15% है, लेकिन ऑल इंडिया पीजी का 50% है सर।
ऑल इंडिया पीजी का 50% है। कंप्लीट करने दीजिए, मैं वही आगे बोल चुका था कि पीजी में जो है 50% सीट है और यूजी में 15% सीट है। और ये बहुत ही ओबीसी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये जाती है, नुकसान है उनका। तो इस मामले में हमने हेल्थ फैमिली वेलफेयर को चिट्ठी लिखी थी कि इस पे जवाब दिया जाए। उन्होंने जवाब भी दिया था कि ये मामला जो चूंकि सुप्रीम कोर्ट में प्रीजुडिस है, शेलोनी केस है 2015 का, और संभवतः इसकी सुनवाई जो है कल ही 27 तारीख को होने वाली है। इसके पहले ही हमने पिटिशनर को जो जवाब भेज दिया था, जो जवाब हमें रिसीव हुआ था हेल्थ डिपार्टमेंट से, उनका रिजवाइंडर भी आया कि SC/ST को 2006-7 में जिस तरह आरक्षण दिया गया था उसका क्या आधार था। और पूरे एनालिसिस करने के बाद आयोग ने तय किया कि इसकी सुनवाई होनी चाहिए और इसी 23 जुलाई को आयोग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सुनवाई हुई और तथ्यों की जांच पड़ताल करने के बाद रिकमेंड ये किया गया कि जिस तरह अपने SC/ST को 2006 में आपने आरक्षण दिया था, अभयनाथ सुप्रीम कोर्ट में एक केस था जिसमें असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल खुद गए थे, उसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा था कि सरकार अगर चाहे तो आरक्षण दे सकती है। और उसमें चूंकि हमारे पास लॉ है, पॉलिसीज है, सिर्फ हमें सरकार को स्कीम बनाना है और इस स्कीम में चेंज करके वो चाहे तो आरक्षण दे सकती है। और यही सुझाव आयोग ने हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया है और उम्मीद कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो अपनी स्कीम में कुछ बदलाव करेगी जिससे ओबीसी के बच्चों को भी नीट पीजी में आरक्षण मिलेगा। मैं आपको क्लियर कर दूं एक बात। कल जो 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है, दक्षिण भारत का एक राज्य है तमिलनाडु, जहां 69% रिजर्वेशन है, टोटल रिजर्वेशन 69% है, जिसमें ओबीसी का रिजर्वेशन 27% से ज्यादा है। और ये सब हुआ था जब जयललिता मुख्यमंत्री थी। पेरियार की धरती है तमिलनाडु, और अभी वहां जयललिता की AIADMK की जो सरकार है उसकी सरकार है। उसके बाद वहां से पूरा मामला आया था। पनीर सेल्वम जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि ओबीसी के जो नीट में रिजर्वेशन नहीं है। और मैं एक और बात बता दूं, इसमें से बीजेपी को मत दोष दीजिएगा। जब कांग्रेस की सरकार थी और कपिल सिब्बल हेल्थ मिनिस्टर थे, तब ये सारा खेल शुरू हुआ था, नीट में तब्दील किया गया था। मेरे साथ सीनियर पत्रकार नवीन सर हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। अब अच्छा आ गया, सनी जी का अच्छा आ गया। सर क्या लग रहा है इस सरकार से, चूंकि जिस तरह से 10% गरीबी वाला आरक्षण हुआ, सरकार से कुछ उम्मीद दिखती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से सारे फैसले आते हैं, सरकार पैरवी कर पाएगी या ये केस हार जाएंगे लोग? शंभू, इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। ये केवल 10,000 स्टूडेंट्स का मामला नहीं है और ये एक लॉन्ग टर्म गेम प्लान का हिस्सा है। दरअसल इस पूरे सिस्टम को करना है प्राइवेटाइज। सरकार यूनिवर्सिटी नहीं चलाना चाहती, सरकार कॉलेज नहीं चलाना चाहती, सरकार जो है अस्पताल नहीं चलाना चाहती। ये इसलिए किया जा रहा है जानबूझकर, ताकि जब प्राइवेटाइज किया जाए इन सब चीजों को तो ओबीसी का बच्चा अपनी हिस्सेदारी मांगे ही नहीं, क्योंकि उसका कोई क्लेम ही नहीं रह जाए। आप ये देखना पड़ेगा कि जितने MBBS स्टूडेंट्स निकलते हैं पढ़कर और जितने PG करके निकलते हैं, उसमें से कितने ये एक सर्वे होना चाहिए कि कितने % सरकारी अस्पतालों में और पब्लिक हेल्थ सिस्टम में काम करते हैं ओबीसी, दलित और ST लड़के, और कितने लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करते हैं। ये भी देखना पड़ेगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने वाले लोग वो कितने कहां से पढ़कर आते हैं। तो ये लार्जर गेम प्लान का हिस्सा है कि जब आप प्राइवेटाइजेशन करने जाएंगे, और प्राइवेटाइजेशन क्यों करना है? प्राइवेटाइजेशन इसलिए करना है कि आपको SC/ST OBC को डॉक्टर बनते हुए नहीं देखना है, आपको इंजीनियर बनते हुए नहीं देखना है। इसलिए आप धीरे धीरे कर रहे हैं। सरकार इसमें एसर्ट नहीं करना चाहती क्योंकि RSS का एजेंडा है। RSS का एजेंडा हिंदू राष्ट्र बनाना है और SC/ST OBC माइनॉरिटी भी इसमें जोड़ दीजिए। इस सबको किनारे करके ही ये हिंदू राष्ट्र बन सकता है। ये दरअसल पॉलिटिकल मामला है। ये कुछ 10,000 स्टूडेंट्स को किनारे करने के लिए ये नहीं किया गया है, उनको हमेशा के लिए उस बिरादरी को किनारे करने के लिए ये किया गया है। देखिए, एक ओबीसी जो संसदीय समिति के अध्यक्ष है गणेश सिंह, वो बीजेपी के सांसद हैं
और उन्होंने प्रधानमंत्री को और अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी थी और 112 ओबीसी सांसदों को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने जनता से अपील की है, खासकर जो रिजर्वेशन SC ST OBC के लोग हैं, कि आप अमित शाह और प्रधानमंत्री को ट्वीट कीजिए अगर आप आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं लाना चाहते हैं, आरक्षण में सरकारी तनख्वाह जो नहीं बढ़ाना चाहते। तो आज वही हो रहा है, ट्विटर पर इंश्योर ओबीसी कोटा इन नीट, इसको लेकर एक कैंपेन चल रहा है और अगर आप संभव है तो आप उस कैंपेन में जुड़िए, क्योंकि ये ओबीसी संसदीय समिति के जो अध्यक्ष है गणेश सिंह, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के, उनका रिक्वेस्ट है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री को आप लोग चिट्ठी लिखिए, ट्वीट कीजिए। सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अनिल जय हिंद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और मंडल कमीशन को लागू होते हुए उन्होंने देखा है। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट से फैसला कुछ आएगा, सरकार पक्ष रख पाएगी या वही होगा जो होता रहा है? डॉक्टर सोनू, मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि इसकी सुनवाई हम नहीं करेंगे, हालांकि आप लोग आए जो अच्छी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अपने आप को बचा रही है एक तरीके से, वो देना नहीं चाहते। हमारा मुद्दा संवैधानिक है, हमें संवैधानिक अधिकार है कि हमें 27% रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन ये गोल मटोल करके इसको लंबे टाइम हुए हैं। सोचिए 2006 से 2020 हो गया, आज तक हमें नहीं मिल पाया। ना तो नीट पीजी में है, ना नीट यूजी, ना AIPBT है, केवल बस सरकारें उल करके इसको अटका रही हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे अब बीजेपी की सरकार हो। इवन सुप्रीम कोर्ट भी हमारा साथ नहीं दे रहा इस मुद्दे पर। डॉक्टर साहब दिनेश सर प्रोफेसर हैं और अभी पर्सनल सेक्रेटरी हैं, वो जो ओबीसी आयोग है उसका संवैधानिक दर्जा दिया है प्रधानमंत्री जी ने। सर, दो छोटे छोटे सवाल, अगर कल सुप्रीम कोर्ट से ये पूरा मामला रिजेक्ट हो जाता है तो आयोग का क्या स्टैंड रहेगा, और दूसरा वो जो क्रीमी लेयर वाला मामला है उस पर क्या अपडेट है, जरा बता दीजिए। नहीं, चूंकि मामला जो नीट पीजी का है तो आयोग जो है सुप्रीम कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। आयोग की अपनी कार्य प्रणाली है, उसमें हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी एजेंसी है गवर्नमेंट की, उससे सूचना मांग सकते हैं। और ये नीट पीजी का है कि अगर इसमें गवर्नमेंट से हम लोग जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसे ऑलरेडी पिछली सुनवाई में हम लोगों ने कहा है कि स्कीम में बदलाव करके वो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखे, और इसको हम लोग रिव्यू कर लेंगे अगले महीने तक। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट का कुछ नहीं होता है तो हम लोग इस पे दोबारा जवाब वगैरह लेंगे इस पे। और दूसरा जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर अभी चूंकि इस पे आयोग ने अपना मत क्लियर किया हुआ है, तो इस पे अभी कोई फैसला आयोग ने अपना पक्ष रखा नहीं है। अभी उसमें इससे ज्यादा अभी हम बता नहीं सकते आप। लेकिन अध्यक्ष जी ने कहा था कि मूड में है, अमित शाह से मुलाकात हुई थी 21 जुलाई को, उन्होंने कहा था कि मूड में है सरकार। मतलब क्या मूड में है सरकार? सरकार क्या क्रीमी लेयर 15 लाख करेगी और उसमें 12 लाख करेगी और सैलरी जोड़ देगी? क्या मतलब क्या अंदेशा क्या है? नहीं, सरकार जो चूंकि उन लोग सरकार का पक्ष है कि चूंकि इसे बहुत से केस पेंडिंग है और ये एक जो स्ट्रीमलाइनिंग जो प्रोसेस है वो नहीं है, और जो नीचे तबके के लोग हैं वहां तक ये पहुंच नहीं पाता है। तो ये सब है, मतलब ये सब सुझाव है और उसी के अनुसार आयोग के पास आया था कि इससे शायद नीचे तबके के लोगों को ज्यादा फायदा हो। तो अभी जब काफी पत्र आए हैं और आयोग के पास इस तरह के ओबीसी के जो प्रतिनिधि है अब तक जब हम बात कर रहे हैं तो मोर देन 25,000 के आसपास मेल आ चुके हैं। उसके बाद आयोग के सभी सदस्य माननीय मंत्री जी के पास गए और उन्होंने कहा कि इस पे एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत है। तो जी उम्मीद करते हैं इस पे विचार हो। आयोग किस पक्ष में है? आयोग चाहता है कि 12 लेयर की सीमा हो, 15 लाख की सीमा हो और सैलरी और कृषि इनकम जोड़ दिया जाए, या जो पहले जैसे था वैसे ही रखा जाए? नहीं, आयोग ने अपना मत पहले ही जब फर्स्ट नोट आया था उस समय आयोग ने रख दिया था, और अभी मतलब इस पे ज्यादा हम बोल नहीं सकते। जी, आप जुड़े आ रही है सर, एक दो सवाल और होंगे।
अनिल जय हिंद साहब, आप खुद पेशे से डॉक्टर हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है, क्या उम्मीद है, क्या क्या होगा और आगे की क्या कोशिश रहेगी आप लोगों की, क्योंकि आप ही लोग इस पूरे मुद्दे को चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग आज जिस तरह से ट्रेंड करा रहे हैं कि इंश्योर ओबीसी कोटा इन नीट, क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं कल जिस तरह से सुनवाई होनी है, या लगता है कि वही सारे फैसले आएंगे जो लगभग फैसले आते रहे हैं, खासकर आरक्षण से जुड़े फैसले? शंभू जी, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि तारीख की नजरों ने वो मंजर भी देखे हैं जब लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। तो मैं ये सोच करके मेरा दिल कांप जाता है, खुदा ना खास्ता इस तरह के लोगों के हाथ में अगर सत्ता होती जब ये देश आजाद हुआ था और संविधान बन रहा था, तो आज हमारा पता नहीं क्या हाल होता। देखिए, जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगा वो सरकार के पक्ष को देखते हुए लेगा। जज जो होते हैं 99% आपको पता है, मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, सब जानते हैं, तो वो सरकार के मुंह की तरफ देखते हैं। और सरकार क्या देखती है? अपना पॉलिटिकल नफा नुकसान। एक तो उनका एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है कि हमारी ये आइडियोलॉजी है, ये हमें करना ही है, लेकिन वो ये देखते हैं कि करना है किस कॉस्ट पे करना है, कहीं इस करने की कॉस्ट ज्यादा न देनी पड़ जाए। तो आज जो ट्रेंड चल रहा है, अभी 6 बजे से स्टार्ट हुआ है और अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था 15वें नंबर पे चल रहा था ट्रेंड। आज हम एक ट्विटर पे स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि एंश्योर ओबीसी कोटा इन नीट। तो हमें जनता की आवाज करके इस सरकार को, इस पॉलिटिकल पार्टी को जिसके हाथ में सत्ता है, एक संदेश देना है। आज वो लम्हा है कि जब हमें अपनी ताकत को दिखाना है। अगर इनको ये लगेगा कि इस समय राजनीतिक नुकसान ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा चुकानी पड़ेगी, करना तो ये चाहते हैं, क्योंकि मेरे भी संपर्क हैं सत्ता पक्ष के लोगों से, और वो ये कहते हैं कि अंदर मन बन चुका है कि जो कुछ हो वो आर्थिक आधार पे हो, हमें जाति के आधार पे, जो सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पे, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पे कुछ नहीं करना। लेकिन उसकी वो कितनी कॉस्ट चुका सकते हैं उसकी एक सीमा है। अगर उनको लगेगा कि कीमत ज्यादा चुकानी पड़ेगी तो वो नहीं करेंगे, फॉर द टाइम बिंग एटलीस्ट। ये मुझे लगता है। क्या लग रहा है ओबीसी के लोग ट्रेंड करा पाएंगे, पहले नंबर पर ला पाएंगे आप लोग इंश्योर ओबीसी कोटा इन नीट? देखिए, ऐसा है, सिर्फ इसमें ओबीसी नहीं है, इसमें एससी एसटी के भाई भी हमारे साथ दे रहे हैं, हमारे जो पसमानदा हैं वो भी हमारे साथ लगे हुए हैं। हम ओबीसी अकेले नहीं है। आपको लेफ्टिस्ट लोग हैं कि नहीं आपके साथ? वो होंगे, जरूर होंगे, लेकिन मेरे को नजर नहीं आया ट्विटर पे अभी तक। देखिए, दिनेश जी हमारे साथ थे। ये बता दूं कि ओबीसी आयोग में जो सानी जी अध्यक्ष हैं, उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं, पीएस हैं, प्रोफेसर हैं। नहीं, सानी जी का रवैया बहुत लगातार सरोकार रहा है और ओबीसी आयोग ने कई सारी इनिशिएटिव लिए हैं। जो चिट्ठियां हर्षवर्धन जी को चिट्ठी लिखी गई थी इसी मामले पर, तो वो अपना पक्ष रखते हैं। नवीन सर, एक सवाल क्या लग रहा है आपको कि जब इस देश में लगभग कम से कम हमारा जो संविधान है, जो हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, उसमें पावर तो जनता के हाथ में है। अब आजकल पावर सोशल मीडिया पर आ गया है कि वोट की भी वोट भी आपके सोशल मीडिया पर दिख रहा है। क्या कहीं सोशल मीडिया पर हम लोग का रिप्रेजेंटेशन भी बहुत कम है? खासकर सोशल मीडिया पर रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, ये मानना पड़ेगा, नो डाउट बहुत कम है। और जितना होना चाहिए मुझे लगता है उसका 5% भी नहीं है। सोशल मीडिया पर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी में भी पसमानदा अगर कह दें तो उसका वो लोग 5% भी रिएक्ट नहीं करते हैं। अब हो सकता है कि वो ट्विटर पर हो लेकिन वो रीट्वीट नहीं करते हैं, अगर हो सकता है वो रीट्वीट करते हैं लेकिन फिर वो टैग नहीं करते हैं। तो ये ताकत नजर नहीं आती है। तो लेकिन ये सब चीजें सरकार के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप देख लीजिए कि बिहार में होने जा रहा है चुनाव। मुझे अभी भी पिछला चुनाव याद आ रहा है कि जब लालू यादव ने गांधी मैदान में खड़े होकर कहा कि मंडल पार्ट 2 नहीं है तो मंडल पार्ट 2 है, और उसके बाद बीजेपी सफाई देते देते थक गई कि नहीं हम रिजर्वेशन खत्म नहीं कर रहे हैं, रिजर्वेशन खत्म नहीं कर रहे, और लालू यादव चुनाव ले उड़े थे। इसको समझना पड़ेगा कि अगर सरकार इस खतरे को और इस रिएक्शन को हल्के में ले रही है तो वो शायद मुश्किल में होगी। ये केवल, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये नीट का मामला नहीं है, ये केवल इंजीनियरिंग के कुछ स्टूडेंट्स का मामला नहीं है, ये एग्जिस्टेंस का मामला है। इस देश के लगभग 80-85% आबादी के एग्जिस्टेंस का मामला है, उसकी डिग्निटी का मामला है, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का मामला है, उसको प्रोटेक्ट करने का मामला है।
अगर सरकार इसको प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहती है तो इसकी बहुत बड़ी कीमत शर्तिया तौर पर उसको चुकानी पड़ेगी। इसमें किसी को कोई भूल नहीं होनी। क्या सर, क्या अनिल जैन सर, हम लोग तो चूंकि सब लोग यहीं बैठे रहते हैं, एक ही तरह के लोगों से मिलते हैं न्यूज रूम में या पढ़े लिखे लोगों से, क्या जो सास बहू साजिश और ईंट पहुंचा रहे हैं, सबसे ज्यादा सेक्रीफाइसेस करने वाला ओबीसी तबका, क्या अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए कितना सक्षम हुआ? आपकी क्या ग्राउंड रिपोर्ट है? शंभू जी, में तो एक भी ओबीसी का लड़का 10,000 20,000 की आबादी है, उसमें 2 लड़का को छोड़ के और कोई रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं है ओबीसी, क्योंकि वो स्कूल ही नहीं जा पा रहा है, वो क्या आरक्षण की लड़ाई लड़ेगा? शंभू जी, ऐसा है जैसे अभी नवीन जी ने भी कहा, मेरे से पहले डॉक्टर सोनू जी ने भी कहा कि इस समय ये नीट तो एक अभी तात्कालिक मुद्दा है, लेकिन पिछले 5-7 साल में जो लगातार सामाजिक न्याय के ऊपर हमले हो रहे हैं उससे क्या है, और फिर आप जैसा सोशल मीडिया, नेशनल दस्तक जो अवेयरनेस फैला रहे हैं, जो जागरूकता ला रहे हैं, और हमारे सोशल मीडिया के साथी हैं, उसका प्रभाव पड़ा है। और मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं। मैंने देखा है कि जहां 2-4 साल पहले तक जिन गांवों में कोई बात भी नहीं थी, वहां के बच्चे अब कम से कम फेसबुक पे लिखने लग गए हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप बना रहे हैं। दोनों तरह के लोग हैं, ये भी मैं मानता हूं कि दूसरी तरह के लोग भी हैं। लेकिन हमारे जो पहले आज से 5-7 साल पहले जिनकी, जैसे नवीन जी कहते हैं कि 5% भी हम एक्टिव नहीं है, तो हमारी संख्या लगातार बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, गुणात्मक तरीके से बढ़ रही है। और मेरा मानना तो ये है कि अगर हमारे 5% लोग भी एक्टिव हो गए, 10% लोग एक्टिव हो गए, तो इनके 100% लोगों पे वो भारी पड़ेंगे। बस जरूरत है इस बात की एक्टिव होने की। और आप और नवीन जी जैसे, हमारे भाई सोनू, डॉक्टर साहब जैसे सब लगे हुए हैं और लगातार एक्टिविटी बढ़ रही है। और आज आप देखिए 1 घंटा पहले ट्रेंड शुरू हुआ है, अभी मैंने देखा है 17वें नंबर पे चल रहा है, और मुझे लगता है अगले 1 घंटे में ये और जोर पकड़ेगा। मेरा ख्याल 15,000 के आसपास ट्वीट हो चुके हैं। शंभू जी, साहू जी महाराज आज ही के दिन, साहू जी महाराज शिवाजी के वंशज थे, और आज ही के दिन उन्होंने 50% रिजर्वेशन, सोशल जस्टिस की पहला कदम उन्होंने उठाया था। और आज जी उस समय, आज से 100 साल से भी ज्यादा, 120 साल के आसपास, तारीख बता दूंगा मैं उसको, 1902 है शायद। हाँ, तो सोचिए कि 50% साहू जी महाराज आ गए मेरे साथ, तो 50% आरक्षण का उन्होंने कोल्हापुर की रियासत से शुरुआत की थी। शिवाजी के वंशज साहू जी महाराज, जिन्होंने पेरियार, माफ कीजिएगा आप, डॉक्टर अंबेडकर और फूले के बीच ब्रिज का काम किया। और आज 21वीं सदी में 100 साल बाद, जब डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जब संविधान है, उसके बाद भी आप लगातार मनुवादी व्यवस्था में पिस रहे हैं। सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, दोनों सरकारें लंबे समय तक चली है। और जिन लोगों ने लालू, मुलायम, मायावती, अखिलेश, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, करुणानिधि को चोर कहा, उन लोगों ने सबसे ज्यादा आपकी हकमारी की है। और अब तो सीबीआई कैसे काम करती है, बीजेपी कांग्रेस को सिखा रही है। कांग्रेस पहले बहुजन नेताओं को सिखाती थी। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके हक अधिकार की लड़ाई है, और आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये डाइवर्सिटी का मामला है, ये समानता का मामला है, ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अगर आप अब भी चुप्पी साधते रहें तो डॉक्टर सोनू, नवीन सर या डॉक्टर जय हिंद सर जैसे इक्का दुक्का लोग हर समय में आते रहेंगे, जैसे फूले आए, पेरियार आए, अंबेडकर आए, जगदेव बाबू आए, जब तक आप लोग लाखों की संख्या में ट्वीट नहीं करेंगे। आज सोशल मीडिया है, पहले झंडा उठाना पड़ता था, सड़कों पर निकलना पड़ता था, अब सोशल मीडिया है, आपको ट्वीट करना पड़ेगा। और अगर आप ट्वीट करेंगे तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है ये बचा पाएंगे, क्योंकि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार था आपका आरक्षण, जो आपको शैक्षणिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन और अनटचेबिलिटी के आधार पर दिया गया था। इस देश में कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि इस देश में देश मजबूत ना हो, देश का हर आदमी डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़ा लिखा ना हो, और इसीलिए उसको जातिवाद चाहिए। और SC, ST, OBC माइनॉरिटी से नफरत है, जाति की वजह से, रिलीजन की वजह से, और वो आपका अधिकार छीन रहा है। आज मौका है कि आप आइए और इंश्योर OBC कोटा इन नीट, इसको ट्रेंड कराइए। यही एक ऑप्शन है। आपके पास टीवी अखबार है नहीं, ये खबर बहुजनों के लिए बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आप टीवी अखबार देखने के काबिल हैं, उसको देखकर भरोसा करते हैं, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। नवीन सर लास्ट कमेंट। शुक्रिया सर आप लोग का जुड़ने के लिए, जाइएगा मत, लास्ट कमेंट नवीन सर से। नवीन सर क्या लग रहा है, तेजी से लोग सोशल मीडिया पर जुड़ रहे हैं और टीवी और अखबार की विश्वसनीयता खत्म तो हुई है? बिल्कुल खत्म हुई है।
इसलिए कि जो न्यूज रूम की डाइवर्सिटी है वो वहां, बल्कि न्यूज रूम में कोई डाइवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करती, वो चाहे अखबार कह लीजिए या टेलीविजन कह लीजिए। आप जब नाम देखेंगे तो उसी समय से जुबान भी समझ में आ जाता है कि ये कौन सी भाषा बोलेगा आपका एंकर या आपका एडिटर या आपका वो, तो उससे तो कोई उम्मीद है नहीं। मैं अलग तरीके से सोच रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जिसको हम मेन स्ट्रीम कहते हैं, दरअसल वो अल्टरनेट मीडिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया ये डिजिटल मीडिया है। जिस मीडिया में दलित नहीं है, ओबीसी नहीं है, एससी नहीं है, एसटी नहीं है, पसमानदा मुसलमान नहीं है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो कैसे सकता है? वो है ही नहीं। तो पहले तो हम अपने आप को अल्टरनेट मीडिया या डिजिटल मीडिया कहना बंद करें। हम कहें कि हम है मेन स्ट्रीम मीडिया, आप अल्टरनेट मीडिया है, क्योंकि 7% लोगों की बात करके आप मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं हो सकते। तो पहले तो हमको हिम्मत करके उन सब चेहरों को और आवाजों को खारिज करना सीखना पड़ेगा जिनको हम मेन स्ट्रीम कह के अपने माथे पर लेकर घूमते रहे। तो मुझे बहुत उम्मीद है, मैं इतना निराश नहीं हो सकता और किसी को नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, लंबी चलेगी, लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। इनके बूते का नहीं है, इसको लड़ना, ये पहले ही हार जाएंगे। लड़ने से पहले जब हम लड़ना शुरू करेंगे ना, ये हार जाएंगे। ये बहुत डरपोक लोग होते हैं दरअसल। तो वो तारीख है 1902, साल 1902 में साहू जी महाराज ने 50% आरक्षण का प्रावधान किया था, और वो लड़ाई आज तक कहां पहुंची है कि आप 27% पर आ गए हैं। जो काम आज से 118 साल पहले हुआ था 50%, आज आप टोटल 49.5% पर है। ओबीसी आ गया है 27% पर, वो भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था। आप सोचिए, आपके राजा महाराजा ने जिसके लिए संघर्ष किया, आपके बाप दादा ने जिसके लिए संघर्ष किया, जिसके लिए लालू यादव, कांसीराम साहब, मान्यवर कांसीराम साहब और हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन और करुणानिधि, ये तमाम लोगों ने जो लंबा संघर्ष किया है, उसकी विरासत आपको बचाना है, आपको तय करना है कि आप इसको कैसे देख रहे हैं। मैं एक बार फिर बता दूं, जो लोग आरक्षण को भीख कहते हैं, दरअसल वो 10% में अब वो भी आ गए हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर। और मैं फिर कह रहा हूं, आरक्षण भीख नहीं है, देश भारत के निर्माण की एक प्रक्रिया है। जब हर आदमी पढ़ेगा लिखेगा, इतना तो समझिए, जब हर आदमी पढ़ेगा लिखेगा, स्कूल कॉलेज जाएगा, तभी कोरोना में आपके बच्चे का इलाज होगा। एक और बता दूं, डॉक्टर सोनू बताएंगे इस पर एक लाइन। इस देश में आज चाहे वो पुलिस हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे डॉक्टर हो, सबसे ज्यादा विपत्ति में अगर कोई सेवा कर रहा है तो वो सरकारी संस्थाएं और बहुजन समाज। डॉक्टर साहब, कितने % ओबीसी, एससी, एसटी के डॉक्टर, माइनॉरिटी के डॉक्टर काम कर रहे होंगे? देखिए मैक्सिमम, क्योंकि ओबीसी के पास ऐसे संसाधन नहीं है कि वो अपना खुद का हॉस्पिटल डाल सके, इसलिए ज्यादातर ओबीसी के, एससी के, एसटी के, माइनॉरिटी के बच्चे मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करते हैं, सरकारी सेवाओं में, और आज वही सेवा कर रहे हैं। आप जितने डॉक्टर शहीद हो रहे हैं उनकी लिस्ट निकलवा करके देख लीजिए किस समुदाय के हैं, आपको पता चल जाएगा। और हमें तो मानना है कि सरकार को उनकी शहादत, जैसे सैनिकों को शहादत दिवस पर सलामी दी जाती है, उसे डॉक्टरों के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि ये जानते हुए भी कि जान को खतरा है, फिर भी वो बचाने के लिए आपके लिए जाकर के आपका इलाज कर रहा है। तो चलिए, आज नीट इंश्योर ओबीसी कोटा इन नीट का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। क्या फैसला आता है उस पर भी आपको अपडेट देंगे। अनिल जैन साहब, लास्ट रिमार्क कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि नवीन जी ने, आपने और डॉक्टर सोनू ने एक मुद्दा उठाया है कि हमें अपने आंदोलन को ब्रॉड बेस करना है। और एक बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ, मतलब मुझे बार बार रिपीट करनी चाहिए, ये मुझे लगता है कि हमें अपने आंदोलन को, जो हमारे समाज के जो और ज्यादा पिछड़े लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, किसी वजह से नहीं बन पा रहे, तो जिनका बच्चा 10वीं पास नहीं कर पा रहा है या ग्रेजुएट नहीं हो पाया है, तो वो सपना नहीं देखते इस आरक्षण का ज्यादा। हमारे आंदोलन को इतना ब्रॉड बेस हमें बनाना है, जैसे 60s में 70s में चलता था, जैसे काशीराम जी चलाते थे, कि उसमें हर आदमी को, जो भी हमारा पिछड़े समाज से है, उसको लगे कि ये इस आंदोलन में मेरे लिए भी कुछ है, अगर ये आंदोलन सफल होगा तो मेरे बच्चे को भी इससे कुछ लाभ होगा। इस पे जितने भी हमारे नेता हैं जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको विचार करके इस आंदोलन को और ब्रॉड बेस करके करना चाहिए। मेरा फिलहाल बहुजन समाज नेता विहीन दिख रहा है। आपके पास सिर्फ सोशल मीडिया हथियार है। कम से कम 10 लाख ट्वीट करिए, हो सकता है कि सरकार सख्ते में आ जाए। शुक्रिया आप लोग का सर, हमसे जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। 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 नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।